नमस्कार मित्रों, देश से ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस सिविक्स का 4th चैप्टर, जिसका नाम है द इंडियन जुडिशियल सिस्टम, भारतीय न्याय व्यवस्था। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, वहाँ पर जाकर आप मेरे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द इंडियन जुडिशियल सिस्टम, along with the legislature and the executive, the judiciary too is an important organ of the government। पिछले चैप्टर्स में सिविक्स के हमने देखा है कि डेमोक्रेसी के 3 हिस्से होते हैं, 3 ऑर्गन्स होते हैं। लेजिस्लेचर यानी संसद जिसे कहते हैं, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, और जुडिशियरी यानी न्यायपालिका। तो हम इस चैप्टर में न्यायपालिका के बारे में सीखने वाले हैं। तो न्यायपालिका जो है, जुडिशियरी जो है, वो भी काफी महत्वपूर्ण अंग होता है किसी भी डेमोक्रेसी का। While the legislature makes the laws and executive implements the laws, judiciary gives justice। देखिए, लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट जो होती है, संसद जो होती है, वो अधिनियम बनाती है, पारित करवाकर, कानून पास करवाकर बनाती है। एग्जीक्यूटिव जो होती है यानी गवर्नमेंट, कार्यपालिका, वो क्या करती है, उन कानूनों को लागू करती है, उनको इम्प्लीमेंट करती है, अमल करती है उस पर। और जो जुडिशियरी होती है वो न्याय देने का काम करती है लोगों पर। वो ये सुनिश्चित करती है कि किसी के साथ अन्याय ना हो। In this chapter we will learn how judiciary works to give justice and thereby helps in removing injustice in a society and establishes a healthy society। इस पाठ में हम क्या सीखने वाले हैं, कैसे न्यायपालिका काम करती है, हमारी न्याय कैसे देती है वो नियमों के आधार पर, और अन्याय को कम करने में या अन्याय को मिटाने में वो कैसे काम करती है, समाज में जो अन्याय हो रहा है किसी के साथ वो, और एक अच्छा समाज कैसे स्थापित हो सकता है, उस पर काम किया जाता है। बट बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई गिविंग जस्टिस इज नेसेसरी। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि न्याय किसी को देना क्यों आवश्यक है, अन्याय को रोकना क्यों आवश्यक है। ओपिनियंस, थॉट्स, पर्सपेक्टिव, बिलीफ्स, फेथ एंड कल्चर डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। देखिए, लोगों के साथ जैसे जितने लोग होंगे उतने उनके मत होंगे, ओपिनियंस होंगे, उतने उनके विचार होंगे, उतने उनके दृष्टिकोण होंगे, अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। कोई ऐसे सोचता है, कोई दूसरे एंगल से सोचता है, कोई बिलीफ्स अलग अलग होते हैं, कोई उनका विश्वास अलग होता है लोगों का, और संस्कृतियां भी अलग अलग होती है व्यक्ति व्यक्ति के आधार पर। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के बीच में ये सारे भेद आ सकते हैं। इफ पीपल आर टॉलरेंट दे कैन अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर लोग सहनशील है तो वो झगड़ा रोक सकते हैं, लेकिन बट इफ द डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आर वेरी शार्प दे मे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। लेकिन अगर मतभेद बहुत ज्यादा है, ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज्यादा है, एक का मत कुछ और कह रहा है, दूसरे का मत कुछ और कह रहा है, उनके बीच में मतभेद बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, यानी झगड़े होंगे। दे शुड बी रिजॉल्व इम्पार्शियली एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉज। जो झगड़े चल रहे हैं उनको ठीक से शांतिपूर्ण तरीके से मिटाना चाहिए और कानून के तहत उनका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ये काम है। फॉर दिस पर्पज एन अनबायस्ड जुडिशियल मशीनरी इज रिक्वायर्ड। तो ये जो है झगड़े सुलझाने के लिए किसका काम आता है, जुडिशियरी का यानी न्यायपालिका का काम आता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मे अराइज बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड द गवर्नमेंट। क्या हो सकता है, झगड़े किसी के भी बीच में हो सकते हैं। झगड़े किसके बीच में हो सकते हैं, लोगों के बीच में, कुछ लोगों के बीच में, और शासन के बीच में यानी सरकार के बीच में भी झगड़े हो सकते हैं। सरकार का कोई निर्णय लोगों को स्वीकार ना हो सकता है, ठीक है।
तो आम लोगों के बीच में और सरकार शासन के बीच में भी झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि सरकार का कोई निर्णय लोगों को अगर पसंद नहीं आया तो उनका मतभेद हो सकता है। A decision or law made by the government may seem unfair to people and they may approach the court for justice. कोई निर्णय अगर लिया गया है गवर्नमेंट द्वारा, शासन द्वारा, तो वो लोगों को पसंद नहीं आ सकता, उनको अन्यायकारक लग सकता है, तो वो न्यायालय में, कोर्ट में जा सकते हैं न्याय पाने के लिए। फिर दूसरा है द गवर्नमेंट ट्राइज टू इंप्लीमेंट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट क्या करती है, सरकार क्या करती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जो उद्देश्य लिखे गए हैं, सामाजिक न्याय हो या सामाजिक समानता प्रस्थापित करने के लिए जो उद्देश्य लिखे गए हैं, उनको लागू करने की, उन पर अमल करने का प्रयास करता है सरकार। द जुडिशरी थ्रू इट्स डिसीजंस इन सर्टन केसेस और थ्रू एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कैन सपोर्ट द गवर्नमेंट। और जुडिशरी, जो न्यायपालिका होती है, वो अपने निर्णयों द्वारा, अपने जो आदेश है उनके द्वारा जो सरकार है उनको सपोर्ट कर सकती है, अगर अच्छा डिसीजन है सरकार का तो, अगर या फिर कोई गलत अन्यायकारक निर्णय है तो उस पर भी विरोध कर सकती है। द कोर्ट कैन हेल्प टू ब्रिंग द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, women, children, differently able and transgender into the mainstream of the society. न्यायालय क्या कर सकता है, लोगों को, जो कमजोर तबके हैं समाज के, जो पिछड़े लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं या फिर अपाहिज लोग हैं, उनको मुख्य धारा में, उनको बराबर अधिकार दिलाने में मदद करता है। When the common man benefits from the values of freedom, equality and justice, it leads to the widening and deepening of democracy. कोई भी आम आदमी जब स्वतंत्र हो गया, समानता हो गया, न्याय हो गया और ऐसे कई सारे विस्तारित रूप जो है लोकशाही के, गणतंत्र के, डेमोक्रेसी के, प्रजातंत्र के, तो उसको कंट्रीब्यूट कर सकता है। कॉमन मैन को बेनिफिट्स मिल सकते हैं स्वतंत्र, समता और न्याय से। दिस इज नेसेसरी फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये किसी भी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, किसी भी लोकतंत्र को ताकत देने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए वो मदद करता है। द रूल ऑफ लॉ इज प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशियरी। जो रूल ऑफ लॉ है, यानी कानून का राज, अधिनियमों का राज, संविधान का राज, वो कौन सुनिश्चित करता है? न्यायपालिका सुनिश्चित करती है। कोई एक व्यक्ति के हाथ में ज्यादा अधिकार ना आ जाए, हद से ज्यादा, ये न्यायपालिका निश्चित करती है। द लॉ, कोई एक व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति क्यों ना हो, वो अपने मनमानी ना कर पाए, उसे भी कानून के अनुसार ही चलना पड़ेगा, नियमों के अनुसार ही चलना पड़ेगा। ये कौन निश्चित करता है? न्यायपालिका, जुडिशरी। द लॉ ट्रीट्स एवरीवन इक्वली। जो लॉ होता है, यानी अधिनियम, कानून जो होता है, वो सभी को समान होता है। रिच, पुअर, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, मेन और वुमेन, all are equal before the law and this is expressed clearly through judicial decisions. चाहे वो अमीर हो या गरीब हो या पिछड़ा हो या अगड़ा हो या फिर स्त्री हो या पुरुष हो, सभी कोई लॉ के सामने, अधिनियम के सामने समान है। ठीक है, ये न्यायालयों के कई सारे निर्णयों द्वारा ये सिद्ध हुआ है। जुडिशरी हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पीपल। न्यायपालिका क्या करती है? लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में मदद करती है। कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व्ड इन अकॉर्डेंस विथ लॉ एंड लॉ प्रिवेंट्स इमर्जेंस ऑफ रिप्रेसिव एंड ऑथोरिटेरियन ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स। देखिए, झगड़े सॉल्व करने में तो मदद करता ही है कानून, अधिनियम, लॉ। और लॉ क्या करता है? किसी पर अत्याचार होने से रोकता है। कोई ऑथोरिटेरियन यानी हुकुमशाह, यानी मनमानी करने से रोकता है किसी भी ग्रुप को, किसी भी व्यक्ति को। स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी, हमारी न्यायपालिका की रचना कैसी है, स्ट्रक्चर कैसे है, वो हम देखेंगे। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत जो है वो एक संघ राज्य है। संघ राज्य यानी राज्यों का संघ, ग्रुप ऑफ स्टेट्स। कई सारे स्टेट्स है ना हमारे देश में।
The center and the constituent states have a separate legislature and executive. देखिए, सेंटर में, केंद्र में और राज्यों में अलग अलग लेजिस्लेचर होते हैं, यानी जो संसद होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे केंद्र में संसद होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे राज्यों में विधानसभा होते हैं। तो जो लेजिस्लेचर हो गया वो अलग हो गया स्टेट का और सेंटर का, और वैसे ही एग्जीक्यूटिव भी अलग अलग होते हैं, यानी गवर्नमेंट भी अलग अलग होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, और राज्य सरकार जो होती है स्टेट गवर्नमेंट, उसके प्रमुख होते हैं चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, उनके अलग अधिकार होते हैं। बट देयर इज वन जुडिशियल सिस्टम फॉर द होल ऑफ इंडिया, लेकिन न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था पूरे देश के लिए एक ही है। देयर इज नो डिवीजन ऑफ कोर्ट्स बिटवीन द सेंटर एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। पूरे देश में एक ही न्याय व्यवस्था है, और कोर्ट्स में, न्यायालयों में कोई भी विभाजन नहीं है केंद्र और राज्यों के बीच में, कोई भी डिवीजन नहीं है। दिस मीन्स दैट जुडिशरी इन इंडिया इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो ये एकत्रित, यूनाइटेड जुडिशरी है न्याय व्यवस्था हमारे देश में, अलग अलग नहीं है। हर राज्य के अपने कोर्ट तो होता है, हाई कोर्ट, लेकिन जो कानून होते हैं और जुडिशरी, वो सुप्रीम कोर्ट के नीचे ही हाई कोर्ट काम करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट अंडर विच देयर आर हाई कोर्ट्स। सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊंचा न्यायालय होता है, सबसे ऊंचा, वो सबसे बड़ा होता है अधिकारों में, और उसके नीचे हाई कोर्ट्स, उच्च न्यायालय आते हैं राज्यों के। द हाई कोर्ट्स कंट्रोल द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, फॉलोइंग विच देयर आर लोअर कोर्ट्स विच आर एट द बॉटम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। उच्च न्यायालय जो होते हैं राज्यों के, उसके नीचे जिला न्यायालय आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, और उसके नीचे लोअर कोर्ट्स आते हैं, ठीक है, वो सबसे निचले कोर्ट्स होते हैं। तो ये सभी एक के नीचे एक, एक के नीचे एक ऐसे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज CJI, हेड्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर न्यायाधीश उन्हें कहा जाता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं? हमारे सर न्यायाधीश को अपॉइंट करते हैं, वो उनको बिठाते हैं पद पर, और बाकी भी जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के, वो भी प्रेसिडेंट द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। बाय कन्वेंशन द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस। परंपराओं के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय में जो भी सबसे बड़े न्यायाधीश है, सबसे सीनियर है, उन्हीं को चीफ जस्टिस, सर न्यायाधीश बनाया जाता है। The judiciary should not work under any kind of pressure. The independence of judiciary is maintained so as to enable the judges fearlessly carry out the function of giving justice. जुडिशरी, न्यायपालिका जो है वो कभी भी किसी भी प्रेशर के अंडर, सरकार के हो या किसी भी व्यक्ति के हो या किसी भी संस्था के हो, किसी के भी प्रेशर के अंडर काम नहीं करनी चाहिए, वो स्वतंत्र होनी चाहिए काम करने के लिए। तो और जो जजेस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनको बिना किसी डर के काम करना और न्याय देने का काम उन्हें आना चाहिए। फॉर दिस पर्पज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड द फॉलोइंग प्रोविजंस। इन कारणों से, इन उद्देश्यों से हमारे संविधान में कुछ नियम बनाए गए हैं न्यायालय से जुड़े। देखिए, ये सर्वोच्च न्यायालय की भवन है, बिल्डिंग है। द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द जजेस। हमारे संविधान में नियम क्लियर कट लिखे गए हैं स्पष्ट तौर पर कि जज के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या नियम है, जज बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन से नियमों का पालन करना पड़ेगा। अ लीगल एक्सपर्ट और वन हैविंग सर्व्ड एज द हाई कोर्ट जज और एन एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट इज कंसिडर्ड एलिजिबल। कौन बन सकता है जज, न्यायाधीश कौन बन सकता है? एक लीगल एक्सपर्ट, यानी जो विधिज्ञ जिन्हें कहते हैं, यानी कानून में जो जानकार व्यक्ति है वो, या फिर कोई हाई कोर्ट जज यानी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, या फिर कोई ऐसे वकील जिन्हें कहते हैं जो बहुत अनुभवी है, वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो सकते हैं। जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, दिस हेल्प्स टू अवॉइड एनी पॉलिटिकल प्रेशर। जजेस जो होते हैं, न्यायाधीश जो होते हैं, वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और इसके कारण कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर, कोई भी राजकीय दबाव उन पर नहीं आता, क्योंकि राष्ट्रपति न्यूट्रल होते हैं, वो किसी भी
पॉलिटिकल पार्टी से की तरफ झुके हुए नहीं होते। जजेस एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जजेस जो होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होते हैं, यानी उनको एक पर्टिकुलर समय के लिए नियुक्त किया जाता है, और अगर 3 साल समझ लीजिए, 3 सालों के लिए उनको उस पद पर बिठाया है तो वो 3 साल तक बने रहेंगे, चाहे कोई सरकार चाहे या ना चाहे, उनको वो सुरक्षित होता है उनका पद। अगर सरकार के फेवर में निर्णय नहीं दे रहे तो सरकार हटा भी सकती है उनको, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए उनको एक पर्टिकुलर टाइम का टेन्योर दिया जाता है ताकि कोई भी सरकार के फेवर में निर्णय दे या ना दे उनको हटाया ना जा सके। दे कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द पोस्ट फॉर द ट्रिवियल रीजंस और द पॉलिटिकल मोटिव्स। उनको छोटे छोटे कारणों से या राजनीति से प्रेरित होकर राजकीय कारणों से जो है पद से हटाया नहीं जा सकता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। द रिटायरमेंट एज ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज 65 ईयर्स व्हाइल फॉर द हाई कोर्ट इट इज 62 ईयर्स। सर्वोच्च न्यायालय के जो जजेस है उनका जो निवृत्ति का आयु है, रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स है। 65 वर्षों के होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर हो जाते हैं, और हाई कोर्ट के जजेस जो है उच्च न्यायालय के 62 साल के 62 ईयर्स होने के बाद। The salaries of judges are drawn from the Consolidated Fund of India. No discussion takes place in Parliament. जो जजेस होते हैं, न्यायाधीश, उनकी सैलरीज जो होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक अलग से फंड गवर्नमेंट वो निकालती है हर साल बजट में से, वो उसमें से दिया जाता है, और उसके ऊपर संसद में कोई भी चर्चा नहीं की जाती, उस पर कोई भी वाद विवाद नहीं किया जाता कि उनको इतनी क्यों सैलरी दी जा रही है वगैरह। पर्सनल क्रिटिसिज्म्स कैन नॉट बी मेड ऑन जजेस फॉर देयर एक्ट्स एंड डिसीजंस। जो न्यायाधीश होते हैं उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की जा सकती, उन पर कोई निंदा नहीं की जा सकती, उनके निर्णय पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता, उनका जो निर्णय है वो सबको मानना पड़ता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज कंसिडर्ड अ पनिशेबल ऑफेंस। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है यानी न्यायालय का अपमान, ये बहुत ही गंभीर ऑफेंस है, अपराध है, और उसको काफी कठोर दंड मिलता है, सजा मिलती है। दिस नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स द जजेस फ्रॉम मिसगाइडेड रॉन्गफुल क्रिटिसिज्म्स बट आल्सो प्रिजर्व्स द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी। इससे जो है जजेस, न्यायाधीश जो है वो अनावश्यक टिप्पणियों से, निंदाओं से बचे रहते हैं, और जुडिशियरी की स्वतंत्रता, न्यायालय की स्वतंत्रता भी बरकरार रहती है, वो डरे हुए काम नहीं कर सकते। इसलिए द पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस द डिसीजंस ऑफ द जजेस। संसद में जो न्यायाधीश है उनके निर्णय को चर्चा नहीं की जा सकती, उनके निर्णय को मानना ही पड़ता है। However, it has the right to remove the judges from their position through the impeachment procedure. लेकिन अगर कोई न्यायाधीश बहुत ही गलत काम कर रहा है तो उसको हटाने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर बताई गई है, उसे कहते हैं इम्पीचमेंट प्रोसीजर, उसे कहते हैं महाभियोग कहते हैं उसे। तो पार्लियामेंट में 2/3 वोटिंग करवा के उसे हटवाया, जज को कोई हटवाया जाता है पूरी चर्चा करने के बाद। जुडिशियल एक्टिविज्म, ट्रेडिशनली द कोर्ट सेटल द डिस्प्यूट्स व्हेनेवर दे आर अप्रोच्ड फॉर दैट पर्पस। जनरली पारंपरिक दृष्टया क्या होता है, न्यायालय झगड़ों को कब सुलझाती है, अगर उनके पास जाता है कोई अपनी समस्या लेकर, तब वो झगड़े सुलझाते हैं। In the last few decades, this image of the court has undergone a change and they have become increasingly active. लेकिन पिछले कुछ दशकों से न्यायालय बहुत ही इश्यूज में जो है खुद से निर्णय ले रही है और खुद से इंटरफेयर कर रही है, तो उसे कहते हैं खुद से एक्टिव होने को। ना उनके पास कोई जाता नहीं है तक कंप्लेंट लेकर, लेकिन खुद से एक्टिव होकर वो निर्णय लेते हैं, तो उसे कहते हैं judicial activism. This means that the court now seeks to fulfill the constitutional goals of justice and equality. यानी न्यायालय अपने आप से किसी के पूछे बिना वो संविधान में जो उद्देश्य दिए गए हैं कि न्याय और समानता होनी चाहिए सबके लिए, वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं, उसके लिए वो सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय अपने आप से काम करता है।
The court has tried to provide legal protection to the marginalized sections in the society, women, tribal workers, farmers and children. तो न्यायालय ने बहुत काम किया है लोगों को, जैसे कमज़ोर तबके हो गए, समाज के पिछड़े हुए लोग हो गए, महिलाएं हो गई, वनवासी लोग हो गए, या फिर वर्कर्स जो होते हैं, का मजदूर जो होते हैं, किसान होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके अधिकारों के लिए न्यायालय ने अपने आप से संज्ञान लेकर काम किया है, निर्णय दिया है. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस रिगार्ड. तो जनहित याचिका उन्हें कहते हैं. जनहित याचिका यानी कोई इश्यू है जिसमें मेरी कोई पर्सनल मतलब समस्या नहीं है वो, लेकिन समाज के लिए अगर कोई बात बुरी है तो उसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका दाखिल की जा सकती है न्यायालय में, और उस पर जो है निर्णय दे सकता है न्यायालय. फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. एज ए क्या काम करता है सर्वोच्च न्यायालय? एज ए फेडरल कोर्ट इट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स ऑन वन साइड एंड स्टेट्स ऑन द अदर. देखिए, फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय, यानी पूरे देश का न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में है. तो उसका क्या काम है? डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स को सॉल्व करना, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में अगर कोई झगड़ा है, यानी महाराष्ट्र सरकार और केंद्रीय सरकार, उनके बीच में कोई झगड़ा है तो वो सुलझाना, या फिर स्टेट्स ऑन वन साइड एंड स्टेट्स ऑन अदर साइड, यानी दो राज्यों के बीच में झगड़ा है तो उस झगड़े को भी सुलझाना. जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में अगर कोई झगड़ा है तो उसको सुलझाना, दो राज्यों के बीच में अगर कोई झगड़ा है तो उसको भी सुलझाना, ये भी काम करता है सर्वोच्च न्यायालय. फिर इट मे ऑल्सो गिव ऑर्डर्स टू रिलीवेंट अथॉरिटीज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स. जो मौलिक अधिकार होते हैं लोगों के, फंडामेंटल राइट्स जो हर नागरिक को होते हैं जन्म से ही, तो उसका हनन अगर हो रहा है तो सरकार को या रिलेटेड अधिकारियों को उनको आदेश दिया जाता है कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए. इसके लिए टू रिव्यू डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ लोअर कोर्ट्स एंड ऑल्सो रिव्यू इट्स ओन डिसीजंस. अगर कोई लोअर कोर्ट्स नहीं, यानी हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, या उससे भी लोअर कोर्ट हो गया, उसने कोई निर्णय दिया है तो उसको उस पर पुनर्विचार करना, क्या वो सही है या गलत है, अगर वो बदलना है क्या वो बदलना चाहिए निर्णय, उस पर विचार करना, वो बदलना उसके अनुसार निर्णय, और खुद के भी निर्णय उनके ऊपर पुनर्विचार किया जा सकता है. पास्ट में अगर 10 साल पहले, 20 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है, लेकिन अभी वो समय बदल गया है, उसके अनुसार अगर बदलने की आवश्यकता हो तो उसको भी पुनर्विचार करके बदला जा सकता है निर्णय को. In case the president asks for the advice of the court to understand the legal aspects in the matters of public importance and provide the necessary advice. राष्ट्रपति अगर आवश्यकता हो तो सर्वोच्च न्यायालय का सलाह भी ले सकते हैं. अगर कोई कानूनन नियमों का कोई मैटर हो, इशू हो, तो लोगों के हित में अगर कोई निर्णय लेना हो तो क्या वो कानूनन वैध है, क्या वो इलीगल तो नहीं है कोई निर्णय लेने से पहले. इसके लिए सलाह लेने के लिए जो है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं. राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के सलाह लेते हैं. व्हाई डज द प्रेसिडेंट सीक द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस? राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से किसी लोगों से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट इशू पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाह क्यों लेती है? इसका कारण यह है कि लोगों से रिलेटेड जो निर्णय लिया जाता है सरकार द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, तो उसका परिणाम जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत बड़े समय तक उसका परिणाम रहता है, उसका इफेक्ट जो है बहुत लंबे समय तक रहता है. तो इसके लिए कोई भी निर्णय गलत नहीं होना चाहिए, उसके लिए विचार विमर्श करके निर्णय लेना पड़ता है. और क्या वो लीगल है, यानी वो कानून वैध है, क्या वो इलीगल तो नहीं है, गैर कानूनन तो नहीं है वो निर्णय, वो इसलिए वो न्यायालय के पास सलाह ली जाती है. क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय कानून का ज्ञाता होता है, सब कानून उसे पता होते हैं, तो उसकी सलाह काफी महत्वपूर्ण होती है ताकि गलत निर्णय ना लिया जाए राष्ट्रपति द्वारा. इसलिए इलीगल या गलत निर्णय ना लिया जाए, इसलिए वो सर्वोच्च न्यायालय के पास सलाह मांगते हैं. ठीक है.
तो इस वीडियो में यहीं तक मित्रों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ जाए।